देश में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि निडर होकर वो जो सच्चाई है उसको समाज के सामने ला सकें, या फिर उनके अंदर आज डर बैठा हुआ है कि हम कोई सच्चाई उसको बोल देंगे तो मेरे साथ कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकती है। देखिए, कहते हैं कि भारत में उगे हुए मक्कारी के पौधे इस भारत में इतना तादाद बढ़ गए हैं कि एक पत्रकार अगर सच दिखाया जाएगा तो या तो उसे जेल भेजा जाएगा या तो उसे मार दिया जाएगा। सच्चाई की लड़ाई पे लड़ते हैं, और जब भी हम जाते हैं किसी भी घटना को कवरेज करने के लिए तो घर से आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो मम्मी को बोल के जाते हैं कि हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये मुझे नहीं पता है। साथियों नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज विद न्यूज से। आज हम बैठे हुए हैं कार्यालय पर और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान यूपी न्यूज 01 से विनोद पाल जी। हमारी आज बातें होंगी उनसे कुछ खास मुद्दों पर, और हमारे तीखे सवाल होंगे और इनके तीखे जवाब होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो आपको मैं होली की बधाई देता हूँ। होली बीत चुकी है, लेकिन होली की बहुत बहुत बधाई। और होली का जो त्योहार निपटा है वो बहुत अच्छा निपटा है। जी जी। और साथ साथ में जो रमजान चल रहे थे, एक उत्तर प्रदेश में बड़ी हवा चल रही थी, जो सियासत के गलियारे थे वो काफी गर्म थे। जी। लोगों ने जो है पूरी कोशिश की हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की, क्योंकि इधर होली थी जो हिंदुओं का मुख्य त्योहार आता है, और इधर उसी दिन जुम्मा था, जुम्मे की नमाज होनी थी। लोगों ने इस पे बहुत बवाल काटा, और जो सियासत का बाजार था वो काफी गर्म था। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कि जो ये सियासत का बाजार गर्म हुआ, एक सीईओ की बात पूरी सुनी भी नहीं गई और उस पर काट पीट कर कुछ मीडिया ने भी बहुत सारा नमक मिर्च लगाकर पेश कर दिया। उसके बाद पूरी ये कोशिश रही कि समाज का माहौल, जो सौहार्द का माहौल है वो बिगड़े। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, आपने टॉपिक तो बहुत सही कहा, क्योंकि वो अनुज चौधरी का संभल का जो सीईओ है उन्होंने ये टॉपिक उठाया था। हालांकि कुछ यूट्यूबर और कुछ ऐसे होते हैं मीडिया वाले जो कट करके वीडियो को चलाते हैं, तो वो उठाया गया जिस मुद्दा को वो मुद्दा नहीं बनाया गया, वो राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ठीक है सर। तो उनका कहना है क्या मतलब एक ही था कि जब भी हमारे हिंदुओं को लेकर त्योहार था तो ये नहीं गलत है कि मुस्लिम ही गलत है, हिंदू नहीं सही है। भाई देखिए, जब भी त्योहार पड़ता है तो उसमें गलतियां कुछ हिंदुओं का रहता है, कुछ मुस्लिम का भी रहता है। ठीक है। तो उनका मतलब एक ही था कि आज जुमा भी है और आज होली है, तो अगर आप लोग को रंग नहीं खेलना है तो या आप लोग उस टाइम ना निकलिए, और आप लोग को अगर निकलना है, खेलना है, तो फिर अगर रंग कोई ना कोई गलती से डाल भी सकता है, तो डालने से या तो आप भाई कुछ ना बोलिए, क्योंकि इसलिए अगर आप बोलेंगे तो आज त्योहार है, विवाद हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये चीज है कि होली के टाइम में लोग होली कम मनाते हैं, ड्रिंक ज्यादा करते हैं, और सबसे ज्यादा विवाद ड्रिंक को लेकर होता है। बड़ा मुद्दा है ये। तो एक चीज मैं इस मुद्दे पर थोड़ा सा मैं रोक कर एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या जो त्योहार है, होली का त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, तो क्या बिना ड्रिंक के अगर त्योहार मनाया जाए तो क्या वो त्योहार अच्छा नहीं बीतेगा? क्या वो त्योहार बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन सरकार की कमाई कैसे होगा? सरकार को राजनीति कैसे होगा? जब एक दूसरे से गरीब लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, तब जाके उस गलियारों में क्षेत्र के जिस तरीके से राजनीति का होगा। तो सरकार, सबसे मेन मुद्दा उसका यही है कि आप कुछ भी करो, लेकिन जब चर्चाएं आए, ये दिखाई दे कि कोई भी त्योहार है, चाहे वो हिंदू का चाहे मुस्लिम को हो, तो कुछ ऐसा कांड करो कि वो बीच के लोगों के आपस में टकराव हो और हम लोग राजनीति के गलियारों में मुद्दा। विनोद जी, एक चीज आपने देखी होगी, एक बहुत अच्छी मिसाल उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छी मिसाल पेश की। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सियासत का गलियारा बहुत ज्यादा गर्म था, तो यहाँ की जो आवाम थी, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, पूरे तौर से उन लोगों ने होली और जुमा दोनों जने प्यार से मना लिया। उसके बाद से आज 17 तारीख हो गई है, सियासत का जो बाजार गर्म था वो पूरे तौर से ठंडा नजर आया। नेताओं की बोलती बंद हो गई, यानी जो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे थे उसको जो आवाम थे, जनता थी, उसने बिल्कुल प्रेम से पाट दिया। कई तस्वीरें तो ऐसी भी आई, अपने लखनऊ की तस्वीर एक ऐसी आई थी
कि होली का जुलूस निकल रहा था जी। और कुछ मुस्लिम बंधु थे, उन लोगों ने पानी की बोतल्स वगैरह की व्यवस्था करके उनके ऊपर गुलाल अबीर सब कुछ जी मिला। जी जी। तो ये लखनऊ से एक बहुत बड़ी चीज, यानी उत्तर प्रदेश का की जो राजधानी है वहां से पूरे प्रदेश में संदेश गया कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये गलत हैं। और तब से आज तक 17 तारीख भी हो गई है, लेकिन देखा जाए कि पूरे तौर से अब जब सब कुछ अच्छा निपट गया है तो उस पर सारे लोग खामोश हैं। अब क्या आपको ये लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, अभी रमजान और ईद बाकी है, तो ये अब एक तो इन लोगों का मिशन फेल हो गया, पूरी तरह से कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से सौहार्द बिगड़े और उस पर जो राजनीतिक रोटियां हैं उससे की जाए, लेकिन ये मिशन उन लोगों का फेल हो गया। अब क्या कोई दूसरा भी वो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं लोगों को बरगलाने का? देखिए, समस्या इस बात का है हमारे भारत में कि अगर जो शिक्षा का ज्ञान लिया है और जो जमीनी का ज्ञान लिया है वो कभी भी जातवादी में नहीं लगता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए, सरकार हो या कोई भी प्रशासन हो, जब तक हमारे आपके बीच में संगठन नहीं रहेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और तीसरी बात है कि सरकार कोई भी हो, जब वो मंच पे चढ़ते हैं तो ऐसे से बयान वो करते हैं, वो भड़काऊ बयान देते हैं, हम आपस में लोग जाते हैं टकराते हैं। आप बताइएगा, जब भी किसी भी सरकार की रैलियां होता है तो उस रैलिया में जयकारा लगाने के लिए, उस रैलिया में इकट्ठा होने के लाखों लाखों की भीड़ ही ये गरीब के जनता लोग होते हैं। एक विधायक और सांसद का लड़का जब आता है तो उसको भी तो उसी रैलिया में खड़ा होना चाहिए ना। वो क्यों विधायक के अपने पिताजी के बगल में बैठता है? तो उसका बाप सांसद है तो उसका बेटा तो वहां। और गरीब की जनता जिसके पिताजी नेता यहाँ गाड़ी चलाते हैं और टाइम पे पगार नहीं पाते हैं और गेट खोलते हैं, सलाम ठोकते हैं, उनका बेटा के सर पे ये सवार है कि हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे पे है। मुस्लिम लोग के कुछ लोग के उनके धर्म खतरे में, हिंदू में कुछ लोग का उनका धर्म खतरे पे है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये चीज है कि हिंदू और मुस्लिम, ये दो चीजों को लेके इस भारत में राजनीति बहुत दबा के होता है। ठीक है, देखिए विनोद जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है जी। क्योंकि एक बात हमारे बुजुर्गों ने कही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है, हिंदू सत्ता हमारा। जी जी, ये जमाने से चला आ रहा है जी। खतरे में कौन है? मैं आप बिल्कुल एक पॉइंट की बात आपसे करता हूँ, कहीं ना कहीं खतरे में जो राजनीतिक कार हैं, बिल्कुल, जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं जी, कहीं ना कहीं खतरे में वो रहते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है भारत के अंदर तो बस एक ही रहता है, जाति या धर्म के नाम पर लड़ाना। जी जी जी। तो क्या भारत की राजनीति जाति और धर्म के नाम पर ये कब तक लड़ी जाती रहेगी? ये मुझे लगता है कि जब तक एक छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक किसी भी जात धर्म के लोग शिक्षा लेंगे नहीं, पूरी तरीके से ईमानदारी से शिक्षा लें, एक दूसरे को देख के जले ना। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कोई चुनाव लड़ता है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो वो फॉर्च्यूनर से चलता है या BMW या बंगला से वो रहता है, वो देख के हमें वोट नहीं देना है। दारू शराब और 2000 रुपया खर्ची वोट नहीं देना है। हम लोग को ये देखना कि हमारे बीच में कौन काम कर रहा है, हमारी घटनाओं को लेके कौन आवाज उठा रहा है। जब भी हमारे पास हमारे बच्चों के साथ समस्याएं आता तो खड़ा कौन होता है? वो साइकिल से चलता है या वो हेलीकॉप्टर से चलता है, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि वो हमारे बीच में अगर खड़ा है तो मैं वोट उसे दूंगा। बदलाव वहीं से शुरू होगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो काफी बदलाव पिछले कई सालों में हुए हैं। पहले वो यूपी और बिहार की जो राजनीति देखी जाती थी वो पूरे तौर से जातिगत राजनीति थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। यानी परिवर्तन तो आया, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कितने % सुधार की जरूरत है कि लोग जातिवाद से, धर्मवाद से उठकर विकासवाद पर वोट करें? मुझे लगता है कि अभी कम से कम 50% सुधार होना जरूरी है। 50% तो सुधार हो चुके हैं और ये सुधार होने के सबसे मेन कारण ये है कि शिक्षा, हर घर शिक्षा बहुत जरूरी है और आज हर एक जात धर्म का शिक्षा जरूर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वो प्राप्त अपना पाके और लोग के बीच में जिस तरीके से एक दूसरे का फूट डाला जाता था कानों में कि कौवा कान लेके गया, तो पहले के टाइम ऐसा था कि वो कान अपना नहीं तो भाग गए उनके पीछे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जागरूकता फैल रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कहीं की भी राजनीति हो, लगभग देखा जाए कि दिल्ली के हाल ही में चुनाव हुए तो चुनावों में एक खास मुद्दा देखा जाता है कि लोगों को झूठ की रेवड़ियां जी जो दी जाती हैं,
ये सरकार बनने पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इस पर आपकी क्या राय है कि सब कुछ फ्री बांटना देश के लिए कहाँ तक लाभदायक है? चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली का एक चुनाव को मैं बात कर लूँ। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां पे हर एक पार्टी दाव खेली और वहां लोग के बीच में 500 रुपया सिलेंडर देंगे, हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। आप केजरीवाल का देखे, मोदी जी भी गए वहां पे गए। अभी जाइए दिल्ली में, आप देखिएगा, दिल्ली वालों से पूछिएगा कि सरकार बीजेपी की बनी, 500 रुपया सिलेंडर मिल रहा है, महिलाओं को 2000 रुपया आ रहा है। पिलसिंग पंजाब में जाके देख लीजिए, हरियाणा में जाके देख लीजिए, वहां पे मिल रहा है 2000 रुपया। हमारे उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये कमियां गिरी हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां जाके कह रहे थे कि यहाँ 500 रुपया सिलेंडर दिया जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का जहां जहां सरकार है वहां 500 रुपया सिलेंडर क्यों नहीं मिलता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे विपक्ष पार्टी के जो घर के सदस्य लोग हैं वो बाहर विदेशों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश एकेडमी में पढ़ाते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, गरीबों के बच्चों के लिए इंग्लिश क्यों नहीं एकेडमी खुलवा रहे हैं? भाई आप सिर्फ कह रहे हैं, कार्य करिए ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो बड़े बड़े दावे भी करते नजर आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। कि आपको उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहती दिख रही है या नहीं? या एक चीज और पूछना चाहेंगे, 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। उससे पहले श्री अखिलेश यादव जी थे और उससे पहले मायावती जी थी। तो कहीं ना कहीं ये बताइए कि जो योगी जी दावा करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हद तक उन दावों की पूर्ति हो रही है या बिल्कुल नहीं? सर, मैं आपसे एक सवाल करूं, लखनऊ में आप हैं जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कुछ ऐसा कार्य बता दीजिए जो लखनऊ के लिए काम किए हैं। आप लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में हम भी हैं, हम भी स्टार्ट यहीं से किए हैं अपना भविष्य की जो आगे की लड़ाई है। आप भी लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है जो वर्तमान में? नहीं, वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। योगी जी तो आंकड़ों में बहुत बताते जा रहे हैं कि मैं पूरा विकास कर रहा हूँ, तो क्या आपको कहीं उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया दिखाई दिया या नहीं? नहीं, मुझे विकास की पहिया दिखाई दिया, लेकिन जिस हिसाब से वो दावा कर रहे थे वो एक भी दावा पूरा नहीं कर पाए। हालांकि सबसे बड़ी मुद्दा राम मंदिर का था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वो भी किया। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने क्राइम को लेके बात किया था उस हिसाब से क्राइम ऑटोमेटिक कम हुआ। खैर, जो सरकार ने कुछ काम किया लेकिन इस पे जागरूकता हमारे भाईचारा में हुआ, तब ये जाके क्राइम कम हुआ। और सबसे मेन मुद्दा सरकार की थी राम मंदिर, बीजेपी सरकार की, वो अच्छा काम किए। वो हमारे भगवान है, किसी भी जात धर्म का किसी का मंदिर बने, किसी का मस्जिद बने, हमें दुश्मनी और देख के जलन नहीं है। हमारे राम जी आए, हमें अच्छी बात है भाई। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपने एक बात कही कि क्राइम कम हुआ, लेकिन जब से लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के अगर आप पहले देखेंगे तो क्राइम में काफी कमी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव बीतने के बाद क्राइम में इजाफा हुआ है, जिससे हमें लगता है आपको भी? हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने कहा। जो एक टाइम था कि जब सरकार ने आए तो सरकार में सत्ता में आते हुए वो क्राइम को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन आज का जो प्रेजेंट चल रहा है, अगर रोज का आंकड़ा देखा जाए तो 100 का आंकड़ा रोज पार हो रहा है। रेप उत्पीड़न वाला मामला देख लीजिए, मर्डर केस वाला देख लीजिए, कभी गरीबों को देख ले निर्दोष में जेल भेज दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में जान ले लिया जाता है। अभी आपको चिन्हाट में पता होगा मोहित पांडे जी को, वहां मैंने आवाज उठाया था। तो जब पुलिस कस्टडी में लोगों को जान चला जाएगा, जब इस सरकार में लोगों को गोली मार दिया जाएगा, गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, तो इस सरकार के पास फिर और क्या आंकड़ा है? अच्छा, ये बताइए विनोद जी, क्या जीरो टॉलरेंस नीति, एक योगी जी का बड़ा नारा रहता है कि जीरो टॉलरेंस नीति, जी, क्या उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है? मुझे तो 1% नहीं लगता। जीरो टॉलरेंस की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने जिस तरीके से दावा ठोके, 1% जीरो की बात सोचती है कि वो लेवल तक, हाई लेवल तक वो है, वो जीरो हो ही नहीं पाया है। चलिए, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया आपसे बात करते करते कि उत्तर प्रदेश में एक चीज बड़ी प्रचलित है, एनकाउंटर। मैं एनकाउंटर की अगर बात करता हूं तो लगभग नहीं रोज तो कोई हफ्ता खाली नहीं जाता है जिसमें एक आधा एनकाउंटर ना हो। क्या ये एनकाउंटर रियल हो रहे हैं या फेक हो रहे हैं? डिफाइन करिएगा इसे। देखिए, एनकाउंटर होने से तो कुछ तो अपराधियों की जो अपराध था वो कम है, ठीक है, लेकिन इनकाउंटर पूरी तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। निर्दोष को मार दिया जाता है। आज जितने भी बड़े बड़े लोग माफिया हैं वो बैठे हुए हैं, उनको इनकाउंटर सरकार नहीं करवा रही। आज अगर इनकाउंटर प्रेजेंट में हो रहा है, जितने भी इनकाउंटर हुआ है उसमें 90% फर्जी हुआ है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं माफिया से भाग गए उत्तर प्रदेश से।
योगी जी कहते हैं, योगी जी आए ना रिक्शा में बैठ के देखना, गरीबों के कुटिया में आके देखे ना कि कैसे इनकाउंटर हो रहा, किसका हो रहा किसका नहीं हो रहा है। योगी जी को क्या कहना, वो तो चल रहे हैं, फोर्स लेके चल रहे हैं। विनोद जी, इनकाउंटर पे बात आती है तो मैंने काफी सारे इनकाउंटर्स में एक खास चीज देखी, मेरे दिल में बहुत था कि ये इस बात को कहीं ना कहीं बयां किया जाए, तो आज बात चली तो आ भी गया। इनकाउंटर में यूपी पुलिस की खास तो तारीफ करनी होगी। अक्सर इनकाउंटर की जो टाइमिंग हम देखते हैं वो देर रात में होती है जी, अंधेरे में होती है, लगभग देखा जाए जी, और पैर में चप्पल भी नहीं रहता है। अंधेरे में होता क्या है, कई सारी चीजों में मैंने गौर किया कि जो अपराधी होता है वो 4 व्हीलर से आता है और 4 व्हीलर से पुलिस को देखकर भागता है। भागने के बाद पुलिस पर फायरिंग भी करता है। फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है। जब जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है तो कई सारे केसेस में मुझे ये दिखा कि कार पर एक भी गोली का निशान नहीं लगा और अपराधी के पैर पर सीधे गोली लगी जी। ये कैसे उत्तर प्रदेश में संभव हो जाता है कि कोई ऐसी गोली बनी हुई है जो कार को न टच करके कार के अंदर बैठे हुए अपराधी को सिर्फ पैर में लगती है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और खैर मैं ये लोगों को बता देता हूँ, ये सबसे मेन चीज है, सब साजिश। ठीक है, अगर पैर में गोलियां लगा, ना काज पे टच हुआ, ना कार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आया और पैर में गोलियां लग गई, आप सोचिए जब जब इनकाउंटर हुआ तो यही पुलिस प्रशासन हर बार मीडिया के सामने कही है कि वो गोली चला रहे थे, गोली के मुठभेड़ में मारा गया। जितनी इनकाउंटर हुआ बीजेपी के सरकार में, जितने भी बीजेपी के जितने भी पुलिस प्रशासन किए हैं, हर बार हर क्रिमिनल के साथ में वही बंदूक को कट्टा ही था। हर लोग पुलिस प्रशासन पे गोली चलाए, आज तक तो पुलिस प्रशासन को घायल नहीं कभी हुआ, और कभी कभी घायल वो खुद मार के घायल कर दिए। हुआ है, वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी आपके मेरठ साइड में पुलिस घायल भी हुआ था और खत्म भी हुआ, तो वास्तव में वो रियल इनकाउंटर था। लेकिन ज्यादातर जो इनकाउंटर है तो थोड़ा सा कुछ बात जो है हजम नहीं होती है कि गाड़ी बंद और उसके बाद चलती गाड़ी में गोली मारी गई, वो भी पैर में सीधे पड़ी, तो ये चीज थोड़ा हजम होने के बाहर है। तो इस चीज को सुधारना चाहिए। अगर कहा जाए कि पकड़ के इनकाउंटर कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इस पर झूठ क्यों फैलाया जाए कि दौड़ा के गोली मारी? अच्छा, आप बताइए, सरकार की जिस तरीके से रवैया है, आप देखते हैं जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन मैं जहां तक समझ सकता हूं कि जनता को देखने की जरूरत है कि सरकार कितने लोग को इनकाउंटर करेगा, इनकाउंटर कितने लोग का कर रहा है। मैं सबसे टॉप 10 के उत्तर प्रदेश के सांसदों की माफिया की लिस्ट अगर बता दूं, कितने कितने मुकदमा है कि क्या बताऊं। लेकिन समस्या इस बात का है कि बीजेपी सरकार में जितने भी बने बैठे हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उनको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? अरे भैया, बीजेपी के पास में एक मशीन है, जो कितना भी बड़ा माफिया हो या दागी हो, अगर वो बीजेपी में आ जाता है, ऐसा सुना है मैंने कि जो है अगर बीजेपी में आ जाता है तो उसके जो सारे पाप होते हैं या जो दाग होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। क्या ऐसा है? ये सच है, क्योंकि इसलिए हो जाता है जितने माफिया हैं। वो योगी जी खुद कहे, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ, आपका स्वागत है, या तो फिर ये उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुड़ गए तो आज वो मलाई खा रहे हैं दबा के, और अगर जो कुछ लोग नहीं जुड़ना चाहे वो नहीं गलत थे लेकिन उन्हें गलत कर दिया। मेरे पत्रकार साथी हैं तो हम पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ये सवाल अब करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हम लोगों ने व्यतीत कर दिया है राजनीति की चर्चा पर। अब हम बात करते हैं कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जी, और हमारे संविधान की धारा 19(1) में अधिकार भी दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है, पत्रकार को सवाल उठाने की भी इजाजत दी गई है। लेकिन कई सारी घटनाएं भी, हाल की ही अगर हम घटना पे जाते हैं तो हमारे बगल में, राजधानी के बगल में सीतापुर जिला आता है, वहाँ दैनिक जागरण जो एक नामी अखबार है उसके पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी जी, और भी कई सारे झारखंड सहित देश में तमाम हिस्सों में गए। तो पत्रकारों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनकी हत्या हो जाती है क्योंकि सिर्फ वो सच बोलना चाहते हैं। आज हम आप भी उसी लाइन में हैं तो क्या पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो उनकी जान को खतरा हो रहा है, सच नहीं बोल रहे हैं
तो उनकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि निडर होकर वो जो सच्चाई है उसको समाज के सामने ला सकें, या फिर उनके अंदर आज डर बैठा हुआ है कि हम कोई सच्चाई उसको बोल देंगे तो मेरे साथ कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकती है? देखिए, कहते हैं कि भारत में उगे हुए मक्कारी के पौधे इस भारत में इतना तादाद बढ़ गए हैं कि एक पत्रकार अगर सच दिखाया जाएगा तो या तो उसे जेल भेजा जाएगा या तो उसे मार दिया जाएगा। सच्चाई की लड़ाई पे लड़ते हैं, और जब भी हम जाते हैं किसी भी घटना को कवरेज करने के लिए तो घर से आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो मम्मी को बोल के जाते हैं कि हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये मुझे नहीं पता है, भगवान साथ देंगे तो लौटेंगे, नहीं ये सरकार और सरकार का पुलिस प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए तो यही सोच के जाते हैं कि लौट आए तो ठीक है, नहीं तो फिर। तो सरकार को क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए? जिस तरीके से अभी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, जो यहाँ पर सीतापुर में घटना हुई, अभी तक उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं दिखी। और सबसे बड़ी चीज ये लगी कि जिस न्यूज़पेपर के लिए वो कार्य करता था राघवेंद्र वाजपेयी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस पेपर के मालिक समेत कोई व्यक्ति अभी तक वहां नहीं पहुंचा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनके घर पहुंचकर उनकी संवेदनाएं व्यक्त करते, उनकी न्याय दिलाने की कोशिश करते? इस पर क्या कहेंगे? नामी अखबार की बात है। बिल्कुल, इतने बड़े पत्रकार की अगर इस तरीके से निर्मम घटना अगर हुआ है तो सरकार को इसको निष्पक्ष जांच करवा के, और जिन लोगों ने किया है उनको फांसी देने का तो सजा होना ही चाहिए था। लेकिन समस्या इस बात का है कि हम अगर निष्पक्ष दिखाएंगे, आपको बार बार ये चीज कहते हैं सर कि अगर आप निष्पक्ष दिखाएंगे तो या मार दिया जाएंगे, क्योंकि ये सरकार में निष्पक्ष आप दिखा ही नहीं सकते हैं। जो सरकार कहेगी वो दिखाइए, और जो यहाँ के माफिया गुंडा है, सोचिए रोड का भ्रष्टाचार, करोड़ों का रोड का भ्रष्टाचार है, हर जगह आप चले जाइए दिखाई देगा, लेकिन जाइए आप कवरेज करके अपने घर पे सही सलामत चले जाइए, आप घर से उठ जाएंगे। भाई इस पे एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात का है कि मक्कारी की तादाद हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़े हैं कि आप सच्चाई चीज दिखाई नहीं सकते हो। तो अब चलते चलते एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी हमारे बीच में बातें हुई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भ्रष्टाचार में सुधार होने की गुंजाइश है, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है ये ऐसे और बढ़ता रहे? देखिए, जब तक हम लोग बताएं आपको राजनीति जातवादी का छोड़ेंगे नहीं, और जब तक राजा को बेटा को राजा बनाने के लिए तैयार रहेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जब एक गरीब का लड़का अगर वो हकदार है और चुनाव में खड़ा हो रहा, अगर उसको जीत मिलेगा तब भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं, राजा का बेटा सांसद है तो बाप विधायक है, और बाप सांसद है तो बेटा विधायक है। मिल्कीपुर का सीट का आप देख लीजिए, समाजवादी के देख लीजिए, हमारे वहां बस्ती जिला के आप देख लीजिए, बेटा विधायक है, राम प्रसाद चौधरी जी सांसद है। तो ये जो बूथ अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, जो कार्यकर्ता बने बैठे हुए, जो 20-20 साल तक संघर्ष कर रहे हैं, कि उनको भी सपना है कि नहीं कि हम भी एक दिन ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए, हम भी जिला पंचायत बन जाए, हम भी ब्लॉक प्रमुख बन जाए, हम भी विधायक बन जाए। हर तो सरकार कहती है कि गरीबों के लिए हम काम करते हैं, जाइए विधायकी का टिकट आप भी ले लीजिए। बड़ा मुद्दा आपने बता दिया। गरीबों के लिए आजादी के बाद से ही लगातार एक नारा हमारे देश में गूंजता रहा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आजादी के 75 साल भी बीत गए, लेकिन गरीबी तो शायद कहीं हटी होगी, गरीब जरूर हट गया होगा, ऐसा है ना? बिल्कुल, ये तो मैंने सवाल भी किया था कि जिस तरीके से रवैया है, गरीबी नहीं हट रहा है, गरीबों को ही हटा दिया जा रहा है। अभी सीएए करके एक नागरिकता मोदी जी ने लागू किया था। हमारे भारत के 3 से 4 देशों के बाहर के लोग आ सकते हैं। हमारे क्या देश में जनसंख्या कम है? बताइए, जनसंख्या कम हमारे देश में? हमारे देश में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, बड़ी प्रगति कर ली है। भूल रहे हैं पहला बनने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन होने वाला है। अच्छा, इसमें बताइए, जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ेगा तो गरीबों की गरीबी हटेगा, गरीबी मिटेगा, कि गरीब हटेंगे कि किसका इसमें फायदा है? आप बताइए, किस लोग का फायदा है? इसमें तो फायदा राजनीतिक लोगों का ही है, जो जनसंख्या बढ़वाएगा और जो दूसरे देशों से यहाँ पर लेके आएगा, और उसको जो है अपनी वोटें दिखाई देती हैं, यानी वोट बैंक की राजनीति इसको कह सकते हैं। सिर्फ देश से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जनसंख्या बढ़े, गरीबी और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट बैंक में कहीं से कोई सेंध
नहीं होनी इस चाहिए। देश को सरकार नहीं चला रहा है, बिजनेसमैन चला रहे हैं राजनीति। और बिजनेसमैन का एक ही मकसद है कि हमारा प्रोडक्ट 10 लोग यूज कर रहे हैं, जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा तो 10 से 15 लोग यूज करेंगे। तो सरकार जब बिजनेसमैन ही चला रहे हैं तो सरकार का फायदा है, तो सरकार का फायदा तो बिजनेसमैन का फायदा। तो बिजनेसमैन पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार को जो कह रहे हैं सरकार वो चीज कर रही है। गरीब मर रहे हैं, गरीब भूखमरी हो जा रहा है, गरीब शिक्षा नहीं पा रहे हैं, गरीब पहनने को सही से नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं, इतने करोड़ का राशन हमारे भारत में दे रहे हैं। अरे बहुत महान काम कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि इस भारत में राशन ही बंद होना चाहिए, ऐसा सब लोग हर एक लेवल का हो जाए। भाई कहें कि वो अमीर रहे क्यों गरीब रहे, भाई लेवल का बना दीजिए। अगर आप इतने बड़े दावा अगर खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि गरीबों के लिए हम ये काम करते हैं, हम कहते हैं एक सामान से पकड़ दीजिए, जिसके पास 50 बीघा खेत है, वो जिसके पास 1 बीघा नहीं 5 बीघा उसको दिलवा दीजिए। भाई होना चाहिए, वो बपंसी कहाँ से लेके आए वो? भाई जो गरीब है, जो आज पैदा हुआ है, वो क्या है, उसके पास 1 बिस्सा जमीन नहीं है तो दर की ठोकरें खा रहा, मजदूरी कर रहा। जिसके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है तो उसमें से सरकार को लेना नहीं चाहिए क्या? गरीबों को नहीं देना चाहिए? भारत देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। ये खाई इतनी जल्दी पटने वाली नहीं दिखाई देती। हमारे साथ लगातार बने थे विनोद पाल जी, जिनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से उनका जवाब दिया। अच्छा लगा। और एक सर सवाल और करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकारिता के लाइन में जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं जी, ठीक है, तो समस्या ऐसी भी रहता है कि जब हम कड़वे सवाल करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे टपोरीगिरी शराबी और कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो कैमरा पकड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, रास्ता में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को किस तरीके से लगाम कसा जाए कि लोग अपनी टपोरीगिरी कम कर दें और वो अपनी गुंडागिरी खत्म कर दें, और उसके बाद में जिस तरीके से वो कैमरा पकड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप, हम लोग किस संविधान के रास्ते पे चलने वाले हैं? हम लोग की हाथ बंधा हुआ है, हम लोग कानून नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को भी कुछ ऐसा कानून लाया जाए जो अगर उस भाषा में वो समझना चाहता तो हम लोग उसी भाषा में जवाब दें। भाई एक बार हमने एक पत्रकार के चैनल पे बैठा, उन्होंने कहा विनोद जी आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, जरा दिल थाम के बैठिएगा, कहीं धड़क तो नहीं रहा। तो हमने कहा अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा दिल धड़केगा क्यों? अगर मैं जिंदा हूं तो दिल हमारा जरूर धड़केगा। तो ये सच्चाई चीज है कि पत्रकारों को कुछ सरकार के तरफ से कुछ ऐसा नियम कानून लाया जाए कि वो निष्पक्ष दिखा सके एक गरीब को जिस तरीके से सताया जाता है, जिस तरीके से रोड को बर्बाद कर दिया जाता है, जिस तरीके से सरकार का बजट आता है लोगों को मिलता नहीं है, ये सब चीजों को लेके पत्रकार को भी कुछ सुरक्षा मिलना चाहिए। एक विधायक बन जाता तो उसके 2-2 पुलिस हो जाते हैं, लेकिन एक पत्रकार चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार है, आज देखा जाए भारत में तो सबसे ज्यादा काम अगर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घटना को अगर कवरेज करके निकाल के लेके आ रहे हैं तो छोटे छोटे लेवल के लोग ला रहे हैं। बड़े बड़े लोग तो स्टूडियो में वही वीडियो पा जाते हैं, एडिटिंग करके काट के और बोल के पॉडकास्ट और उसको वायरल कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात आपने उठाई है कि जो है जिन लोगों का नाम उठ गया उन लोगों का काम उठ गया, यानी कि काम छोटे लोगों ने किया, लेकिन जो नाम वाले होते हैं वो छोटे लोगों के जो पीठ पर चढ़कर ही वो अपना नाम बनाते हैं। लेकिन चलिए ये तो मुद्दा बड़ा है कि पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश और प्रदेश में ये बड़ी शर्मनाक बात है कि वो पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं उनकी सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा लखनऊ के बगल में सीतापुर, जी उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस पर जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनको चाहिए कि इस पर एक तो कानून बनाना चाहिए ताकि जो पत्रकार हैं जो सत्य की आवाज उठा रहे हैं उनको सच की आवाज उठाने में किसी प्रकार की समस्या न हो, और जो क्राइम्स है उनके खिलाफ उनको खुलकर बोलने का मौका मिले। चलिए आप आने वाले दिनों में ये तो देखने वाली बात होगी कि लोग जो सरकारें हैं और जो आएंगी जो रहेंगी वो क्या क्या करेंगे इस पर, ये तो उनका प्रश्न है। बहरहाल हम लोग तो अपनी आवाज उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और बहुत अच्छा रहा आपसे मिलकर। कई सारी दिल की जो बातें रहीं, जो सच्चाइयाँ रहीं,
वो सारी चीजों पर आपने प्रकाश डाला, हमारे जो सवाल है उन पर। लेकिन सर आप जिस तरीके से बाइक लेके ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, सच की आवाज वेब न्यूज जी, आप जितने भी कार्य किए हैं 95% मैंने देखा है कि सब कार्य में आपने ईमानदारी पूर्वक सच्चाई दिखाया और जिस तरीके से एक पत्रकार को दिखाना चाहिए वो दिखाते हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा। आज मैं अगर 20 से 30 किलोमीटर की दूरी से अगर यहाँ पे आपसे आया हूँ, मैं बहुत कम नेताओं के पीछे भागता हूँ, मैं बहुत कम पत्रकारों के बीचों में जाता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बुलाए लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। जो आज हमारे ग्राउंड लेवल पे गरीबों के साथ खड़ा रहता है, गरीबों जिस तरीके से आपने जाके और बाघ का वो आतंक मचा हुआ था, आपने शुरू से लड़ाई लड़के और लास्ट में आपने उस बाघ को वन विभाग के द्वारा आपने भेजने का प्रयास किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे उस कार्य को लगा। और आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, आप आगे बहुत आगे जाएंगे, बस अपने कार्य में और अपने दिल के धड़कनों में आप कायम रखिएगा अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय में इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आप भी उन्नति करें, हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य करें पूरी निष्ठा के साथ करें और गरीबों को न्याय दिलाने का पूरा कार्य करें। आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वीडियो को देख रहे हैं तो सच की आवाज वेब न्यूज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो निष्पक्ष दिखाता है। और कभी भी आप रील को जब बनाते हैं और देखते हैं लाखों लाखों व्यूज जाता है, लेकिन जब एक सच्चाई का घटना कोई दिखाता है तो आप एक बार सच की आवाज वेब न्यूज देख लीजिए। आप रील दिन भर देखिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको जीवन में आप किसी के दुखों में शामिल होना चाहते हैं, किसी को दुखों को आप एक अच्छे रास्ते पे ले जाना के चाहते हैं कि उसका दुख कम हो सके, आप सच की आवाज वेब न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और बहुत अच्छा साथ में यूपी न्यूज 01 भी, अरे वो साथ में जय हिंद, जय भारत।